अस्सलाम वालेकुम। क्या आप 2026 में यूईटी में जाने का प्लान किए हुए हैं और आपने अपनी एवेल्यूएशन नहीं की, आपको ये नहीं पता कि आपकी तैयारी कैसी है, क्या वो इतनी अप टू डेट है कि आप यूईटी के एंटी टेस्ट को क्वालिफाई कर लें, या वो तैयारी इतनी है वैलिड है कि आप अब बिना एफर्ट के वहाँ पे चले जाएं। तो ये एक ही तरीके से हो सकता है कि आप अगर यूईटी के पास पेपर करें। अब प्रॉब्लम यह है कि यूईटी तो अपने पास पेपर को पब्लिश नहीं करता, तो हमें कैसे पास पेपर मिलेंगे? और ये जो हर कोई कहता है कि ये पास पेपर है जिनमें प्रॉब्लम्स भी बहुत हैं, तो क्या ये ओरिजिनल पास पेपर्स हैं? इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन लेके मैं आपके सामने मोहम्मद रिजवान। हम क्या करते हैं कि हमारे बहुत से कैंडिडेट्स जो कि हर साल डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में अपीयर होते हैं, हम उनसे बाद में कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। हमारा उनके साथ ताल्लुक़ सिर्फ सेंटर तक का नहीं होता, हम उनको बुलाते हैं और उनको बाद में ये कहते हैं कि आप अपने आने वालों के लिए कितनी सहूलत दे सकते हैं, तो हमें बताएं कि आपको वहाँ पे कैसे कैसे एमसीक्यूज आए थे। अब पास पेपर तो पब्लिश नहीं होते, यूनिवर्सिटीज़ तो अपने पेपर नहीं बाहर निकालती, तो इन स्टूडेंट्स की हेल्प से हम कुछ एमसीक्यूज अपने पास इकट्ठे करते हैं जो कि बेसिकली ओरिजिनल पास पेपर्स के एमसीक्यूज हैं। 2015 से कंटिन्यूसली मैं ये वर्क कर रहा हूँ और मेरे पास बहुत से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो कि मुझे डिफरेंट स्टूडेंट्स ने, जो कि वो खुद एक्सपीरियंस करके आए हैं, वो उन्होंने बताए हैं। अभी मैं लास्ट ईयर की आपसे बात करूं और सिर्फ यूईटी की बात करूं तो 2025 में यूईटी के 17 मार्च, 18 मार्च और 19 मार्च, इन 3 डेज में 3 शिफ्ट्स के साथ टेस्ट हुए थे। अब जो 17 मार्च था ना, उसकी जो फर्स्ट शिफ्ट थी, उसमें मैंने एक कैंडिडेट उठाया, एक सेकंड शिफ्ट में से उठाया, एक थर्ड शिफ्ट में से उठाया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स टेस्ट देने के लिए गए थे। तो जो 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट का स्टूडेंट है वो अब्दुल्ला है। हमें अब्दुल्ला का थैंक यू भी करना चाहिए, वन ऑफ माय ग्रेट स्टूडेंट, जो कि जिसने हमारे लिए इतना वर्क किया है कि उसने ना कि सिर्फ खुद जो है वो यूईटी में गया, बल्कि उसने आप लोगों के लिए सहूलत पैदा की है और उसने 17 एमसीक्यूज जो है ना, जो उसको याद थे, वो उसने हमारे लिए निकाले हैं कि आप सर ये स्टूडेंट्स को गाइड करें। अब ये एक बैच का एक स्टूडेंट है, इस तरह के हज़ारों स्टूडेंट्स हैं और बाद में हम डिफरेंट स्टूडेंट्स से इवेल्युएशन भी करते रहते हैं। तो आज हमने ये ओरिजिनल पास पेपर, क्योंकि यही है ओरिजिनल पास पेपर्स के 2025 के फर्स्ट शिफ्ट के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, और अब्दुल्ला की हेल्प से वो 17 एमसीक्यूज हमारे तक पहुंची हैं। तो आए उन एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। जी, तो पहला एमसीक्यू हमें नजर आ रहा है, एवेल्युएट लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन स्क्वायर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर। हम ये जानते हैं कि लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन के ऊपर भी स्क्वायर है और एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे होल का स्क्वायर लिख सकते हैं। प्लस हम ये भी जानते हैं कि अगर लिमिट के आगे हमें कोई पावर मिल जाए तो लिमिट उस पावर के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। तो ये जो लिमिट है ये इस पावर के पेनिट्रेशन के बाद कुछ ऐसी हमें नजर आएगी। और हम ये भी जानते हैं कि सैंडविच थ्योरम से हमने प्रूव किया था कि लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू जीरो, साइन एक्स ओवर एक्स का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो 1 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे हमारे पास बीटा ऑप्शन है, ये टिक है। इसी तरीके से दूसरे एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है बी, और उसने कहा है कि बी में बी का ट्रांसपोज ऐड करें। तो ये अगर मेरे पास बी एक मैट्रिक्स है जो कि मेरे पास 2, 3, 5 और 7 है, और इसी का ट्रांसपोज जो है, ट्रांसपोज रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज कर देगा। तो जब हम इनको ऐड कर पाए यहाँ पे, तो मेरे पास बनेगा 2 + 2 4, 5 + 3 8, 5 + 3 8 एंड 7 और 7 14। तो ये हमारा आंसर है जो कि अल्फा ऑप्शन बन रहा है। थर्ड वाले एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। हमें यहाँ पे दो मेडिसिस दिए हुए हैं और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। अब ये बड़ा बहुत आसान है, लेकिन आप लिटरली यकीन करें कि ये सब कुछ यूईटी के पास पेपर में था। आपको इतने आसान एमसीक्यूज नज़र आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम इन दोनों मेडिसिस को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना आता है। ये देखें, ये पहला मैट्रिक्स है और ये मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है, और मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। तो 5, 7, 8 और 2, 7, 9, 4 एंड 3।
और मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि रो जो है वो कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, और मल्टीप्लाई ऐसे होता है कि पहली रो पहले कॉलम के साथ, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के साथ, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ। तो 5 को जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा, प्लस 7 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आएगा। इसी तरीके से पहली रो दूसरा कॉलम, 9 5s आर 45 प्लस 7 3s आर 21। अच्छा मैं कहता हूँ सिर्फ इतना सा सॉल्व करके ही देखते हैं। बच्चे कहते हैं सर जी एमसीक्यू होता नहीं है, वहाँ पे टाइम कम होता है। तो आपको सारा करने की क्या ज़रूरत है, अब ज़रूरत पड़े तो सारा करें। ये बन गया मेरे पास 8 और 5, ये 3, ये 63 बन गया टोटल, और ये बन गया 6 और 6 66। अब देखें फर्स्ट रो में 63 और 66 कितना नज़र आ रहा है जी, मुझे ये देखें सिर्फ अल्फा ऑप्शन में नजर आ रहा है 63 और 66, तो इसका आंसर अल्फा होगा। इवन कि मैं नीचे वाला ऐसा भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है। फोर्थ वाला एमसीक्यूज है, इफ देयर आर 30 बॉल्स, 30 बॉल्स हैं, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहां पे मैं ऐसे लिखता हूं, मेरे पास सैंपल स्पेस के अंदर यानी कि टोटल एलिमेंट्स मेरे पास 30 हैं, जिसके अंदर से 18 रेड बॉल्स हैं। तो रेड बॉल्स जो हैं वो 18 है, टोटल रेड बॉल 18, और टोटल ग्रीन बॉल्स जो हैं एन ऑफ जी, ये मेरे पास 8 हैं, और टोटल ब्लू बॉल्स जो हैं एन ऑफ बी, ब्लू बॉल्स जो हैं वो मेरे पास 4 है। और इफ वन बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, अगर हमने एक बॉल सिलेक्ट करना हो, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज इक्वल टू रेड बॉल के नॉमिनेशन डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि रेड बॉल मेरे पास 18 है और टोटल मेरे पास 30 है, तो 18/30 ये इसका आंसर है। अब अगर हम आप ऑप्शन की तरफ को देखें तो ऑप्शन में इसको सॉल्व किया गया है, यानी कि इसको काटा हुआ है। तो अगर हम 6 के टेबल पे काटें, 6 3s आर 18 एंड 6 5s आर 30, 3/5 इसका आंसर है। नहीं जी, मुझे नज़र भी आ रहा है बीटा इसका आंसर है। तो इस तरीके से ना कि सिर्फ रेड बॉल, हम ग्रीन बॉल, हम ब्लू बॉल, हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और आप ये भी जानते हैं, मैंने डिटेल लेक्चर दिए हुए हैं कि अगर वो कहे रेड एंड ब्लैक बॉल्स तो ये कैसे निकालनी है, या रेड एंड ग्रीन बॉल्स, और कहे रेड और अगर एंड कह दे तब कैसे निकालनी है, और कह दे तब कैसे निकालनी है। तो ये एक हिंट है कि आपको इस तरह के एमसीक्यूज वहां पे नजर आएगी, क्योंकि ये लास्ट प्रीवियस ईयर के ही पेपर है। फाइंड द डेरिवेटिव, देखिए कितना आसान सा एमसीक्यूज है। आपको एक फंक्शन दिया हुआ है जी, एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास वो है 3x² -2x + 5, और उसने सिंपल डेरिवेटिव पूछा। आई नो कि ये एमसीक्यूज जो हैं वो इतने सिंपल क्यों हैं, क्योंकि मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ, लेकिन ये ऐसे ही सेंड हुए हैं। अच्छा, x² का डेरिवेटिव 2x होता है, 3 तो बाहर आ गया, -2x का डेरिवेटिव 1 होता है, और 5 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो ओवरऑल आंसर बनेगा डेरिवेटिव का, f' ऑफ x इज इक्वल टू 6x - 2। हम आंसर देखते हैं, लो जी अल्फा ही मेरे पास यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। इंटीग्रेशन में हमें कॉस स्क्वायर नजर आ रहा है। वी नो, हम ये बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये याद भी रखें, अगर आपको इंटीग्रेशन में कॉस स्क्वायर नजर आ जाए तो डेफिनेटली हम इसको हमेशा रिजॉल्व करते हैं 1 + cos 2 टाइम्स बॉक्स ओवर 2 में। हम इसमें इसको रिजॉल्व करते हैं बिल्कुल यही वाला, क्योंकि बॉक्स की जगह पर 2x आया हुआ है। तो मैं अगर इस फॉर्मूले को रिजॉल्व करूं, क्योंकि इंटीग्रेशन मुझे नजर आ रहा है, तो ये बनेगा इंटीग्रेशन, और कॉस स्क्वायर को मैं रिजॉल्व करूं, ये बनेगा 1 + cos 2 टाइम्स, बॉक्स में भी मुझे 2x नजर आ रहा है, ओवर 2 d ऑफ x। अब ये जो नीचे वाला 2 है ये तो बाहर आ गया, और हमारे पास बच गया एक 1 बच गया, और बच गया cos 4x d ऑफ x। ओके, 1/2 वैसे ही 1 की इंटीग्रेशन जो इस d के आगे लिखा है वो होती है 1 की इंटीग्रेशन x हो गई, और क्योंकि cos रेज टू पावर फर्स्ट है, 1 पावर है,
तो 1 पावर में साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सीकेंड हो, कोसेकेंड हो, सबकी इंटीग्रेशन होती है। तो कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन बॉक्स डिवाइडेड बाय बॉक्स का डेरिवेटिव 4x का डेरिवेटिव 4 होगा और प्लस का c, ये मेरे पास आंसर आएगा। तो अगर मैं आंसर देखूं तो ये बाहर वाला 2 मल्टीप्लाई करवाया हुआ है जी, जो नीचे 2 नजर आ रहा है, तो आएगा x/2 जी, x/2 साइन 4x/8 जी, अल्फा आंसर यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है। तो ये एक आसान सा काम था। और यही यहाँ पे ही एक और आप छोटी सी बात याद रखिएगा कि अगर आपको साइन स्क्वायर नजर आ जाए तो डेफिनेटली वो भी इसी तरीके से रिजॉल्व होता है, और वो होता है 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स बॉक्स ओवर 2 में। तो इनको रिजॉल्व करके आप इजीली इनकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 7 वाला एमसीक्यू मुझे नजर आ रहा है। मुझे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नजर आ रही है और उसने कहा है कि इसका सम ऑफ रूट निकाले। जैसे कि मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख पा रहा हूं, ये ऑलरेडी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 10 आ गई। एक्स के साथ बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू -5 आ गई। और जो बाकी कांस्टेंट बच गया वो सी की वैल्यू है, तो सी की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। और जबकि मुझे ये पता है कि सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो वैल्यूज पुट करें, -b की वैल्यू -5 ओवर a की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो मेरे पास आंसर आ गया 5/10, जिसको हम कह सकते हैं 1/2। अच्छा, ये तो आ गया सम ऑफ रूट का फार्मूला। साथ साथ ही ये भी बात याद रखें कि वो अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला कह दे तो वो c/a होता है। तो उस केस में इसका आंसर होता है 2/10। और डेफिनेटली ये भी आप जानते होंगे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना हो, इक्वेशन कोई और हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, तो उसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं। अगर नहीं जानते तो इसको सर्च करें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन एक्सप्रेशन है, इक्वेशन है बेसिकली, ये इक्वेशन होगी क्योंकि रूट की बात हुई है तो ये इक्वल टू 0 होगी। अच्छा, मेरे पास एक इक्वेशन है जिसका एक रूट, क्योंकि इसकी रेज टू पावर 4 है तो इसके 4 आंसर्स आएंगे, लेकिन एक रूट उसने दिया, एक रूट 2 है और उसने कहा के निकालें। जो रूट होता है उसको x की जगह पर लिखा भी हुआ है, ये x की वैल्यू है, तो x की जगह पर प्लेस कर देते हैं इक्वेशन के अंदर। तो x में 2 रिप्लेस करने पे 2 रेज पावर 4 माइनस के प्लस 3, x को रिप्लेस कर दे 2 के साथ, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। 2 रेज पावर 4 मेरे पास 16 हो गया, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो ये बनेगा 2k प्लस 6, एक तो उधर जाके प्लस हो जाएगा और ये 21 आया और 6 इधर आके माइनस हो गया। तो सिक्स जो है वो इस तरफ आके माइनस हो गया और इधर मेरे पास 2k बच गया और 15/2 जो है वो k की वैल्यू है। देखते हैं क्या k की वैल्यू हमें ऐसी नज़र आ रही है जी, पॉइंट्स में नज़र आ रही है। तो 2 को अगर 15 पे डिवाइड करें तो 7.5 आता है, तो k की वैल्यू जो है वो 7.5 मुझे नज़र आ रही है। एमसीक्यूज नंबर 9, वी फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ a प्लस 2x रेस पावर 4। आपको फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 8 याद है। यहां पे मेरे पास 4 जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाऊंगा। तो बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए याद रखें, ये जो 4 होता है ये n की वैल्यू होती है, ये n की वैल्यू है। अच्छा, और ये मेरे पास जो फर्स्ट पे नजर आ रहा है ये मेरे पास a की वैल्यू है, जो यहां पे बच गया ये मेरे पास b की वैल्यू है। और अगर आप बाइनोमियल थ्योरम में इसको बिना एक्सपेंड किए इसकी कोई टर्म निकालना चाहते हैं, इवन कि मैंने तो कोफिशिएंट निकालना है, तो उसके लिए इसकी जनरल टर्म होती है। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है जनरल टर्म TR+1 इज इक्वल टू NCR A रेस पावर n माइनस r b रेस पावर r। और यहां से आपने r कैसे सिलेक्ट करना है इसको जरा गौर कीजिएगा। मैं अलबत्ता वैल्यू लगा रहा हूं, मुझे r की वैल्यू नहीं पता। TR+1 इज इक्वल टू n मेरे पास 4 है, r मुझे नहीं पता, a मेरे पास 1 है की पावर 4 माइनस r,
और b मेरे पास 2x है रेज टू पावर r। अब आपने r बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना है। r ऐसे सिलेक्ट करना है कि उसने आपसे डिमांड क्या किया, उसने कहा है जी x के ऊपर स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए। अब x आपको यहां पे नजर आ रहा है, तो आपको x स्क्वायर बनाने के लिए r की बजाय 2 यहां पे लेके आना है। तो आप r की जगह पे 2 लगा देंगे, तो r की जगह पे 2 लगाने पर ये बनेगा 2 + 1 4c2। अच्छा 1 रेस पावर 4 माइनस 2, जिधर जिधर आ रहा है तो 2 लगा दे, और 2 की पावर 2 अलग कर दें, x की पावर 2 अलग कर दें, क्योंकि r की वैल्यू 2 है। तो आपको ये भी पता है कि 1 की जो भी पावर हो आंसर 1 ही आता है। अच्छा 4 से 2 को आप सॉल्व करना जानते हैं, जैसे कि मैं आपको इधर बता देता हूँ। NCR का फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला होगा ऊपर वाले का फिक्टोरियल, नीचे वाले का फिक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया उसका फिक्टोरियल। तो जब आप इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे और 2 जो है वो, अच्छा मैं कर देता हूँ, ऊपर वाले का फिक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे वाले का फिक्टोरियल, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस किया 2 का फिक्टोरियल, और 1 रेस पावर जो भी आंसर 1 ही आता है, 2 रेस पावर 2 जो है 4 आता है, ये एक्स स्क्वायर है। तो 4 3, तो ऊपर मैं लिख दूँ तो 4 मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 1, और इधर जो 2 का फिक्टोरियल है और इधर जो 2 का फिक्टोरियल है वो आपस में कैंसिल हो गए, और यहाँ पे एक 4 बचा और एक्स स्क्वायर बचा। ये 2 2s आर 4 होता है, तो 3 2s आर 6, 4 3s आर 12, 12 2s आर 24 एक्स स्क्वायर। तो 24 हमारा आंसर है, क्योंकि एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर के साथ वाला चाहिए, साथ वाला कोफिशिएंट होता है, तो इसलिए हमारे पास 24 इसका आंसर है। 10 वाला एमसीक्यूज नजर आ रहा है आपको, tan थीटा दिया हुआ है और यहाँ पे कोई क्वाड्रेंट नहीं बताया हुआ, ये यहाँ पे 3 नहीं है बेटे, यहाँ पे 13 है। ये बहुत फेमस एमसीक्यू है, यहाँ पे 13 है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा निकालना है। अच्छा आप जानते हैं, आपको पता है कि tan थीटा जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के। मैं इस तरफ से जाता हूँ, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास 13 है, बेस की वैल्यू मेरे पास 12 है, और इससे मैं एक राइट ट्राइंगल बनाकर ये सारी वैल्यूज लगा भी सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास थीटा है, ये मेरे पास परपेंडिकुलर जो है वो 13 है, मेरे पास बेस जो है वो 12 है, और यहाँ से हाइपोटेनियस मैं निकाल सकता हूँ एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। और जब मैं इनमें बेस की और परपेंडिकुलर की वैल्यू लगाऊंगा तो आप लगा के देख लें, बेस 12 का स्क्वायर 144 होगा, परपेंडिकुलर 13 का स्क्वायर जो है वो 169 होगा, और हाइपोटेनियस मेरे पास यहाँ पे एच स्क्वायर जो है वो मेरे पास कुछ इस तरीके से बन जाएगा, जो भी वैल्यू आएगी, और दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 है या 13 है ये तो वल्ला ही आलम है, लेकिन उसके बाद साइन थीटा आपको पता है बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के, तो आपके पास तीनों वैल्यूज़ हैं, प्लस कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के, तो आप इनमें वैल्यूज लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये उसकी तरफ से एमसीक्यूज आए, मैसेज में एमसीक्यूज थे, तो इसलिए इसमें कोई इधर उधर चीज़ हो सकती है, लेकिन तरीका आपको फोकस होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन का तरीका क्या है या आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देयर मस्ट बी समथिंग वैल्यू जो कि यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आंसर वैसे नहीं बन रहे, अलबत्ता अगर है भी तो आप इसमें वैल्यू लगाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा। 11 वाला एमसीक्यू लिखा हुआ है प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग बी। तो आपको पता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए का प्रोजेक्शन जो है वो होता है ए की मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, ये हमने फाइंड करना है। किसी भी चीज का प्रोजेक्शन पूछा उसके साथ कॉस थीटा लगा दे। अब ये फाइंड कैसे करना है, देखें ऐसे फाइंड करना है। पहले तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें, और डॉट कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर आपके सामने है, आई के साथ वाले को आई के साथ वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 जो है वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, और जे के साथ वाले को जे के साथ वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपके पास ए डॉट बी का आंसर आ गया 6 + 1 7 आ गया। अब आप ए की मैग्नीट्यूड ले लें, ए की मैग्नीट्यूड होगी आपके पास 2 का स्क्वायर, आपको मैग्नीट्यूड लेने आती है, आई के साथ वाले का स्क्वायर जे के साथ वाले का स्क्वायर, तो आंसर आएगा √5। और आप बी की मैग्नीट्यूड ले लें तो बी की मैग्नीट्यूड होगी आई के साथ वाले का स्क्वायर, जो कि आपके पास है 3 का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर, तो ये आएगा 9 + 1 √10। अब आपको फार्मूला भी पता है कि ए डॉट बी का फार्मूला ये होता है कि ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब यहाँ से आपने
ए की मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, ये दो चीज़ें निकालनी है। तो बी की मैग्नीट्यूड को इधर ले आए, तो ए की मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा आपके पास बनेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाय बी की मैग्नीट्यूड। तो इनमें वैल्यूज लगा दें। ए डॉट बी आपके पास है 7 और बी की मैग्नीट्यूड आपके पास है √10, तो आंसर आ गया 7/√10। जी मेरे पास अल्फा आंसर है। 12 वाला एमसीक्यूज आपके सामने है। आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उसने कहा है कि आप ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड निकालें। अब मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूं। अब पहले तो जो है ना वो क्रॉस निकालना। अब क्रॉस निकालने का तरीका आपको पता ही है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्रॉस निकालने के लिए डिटर्मिनेंट का सहारा लेते हैं। डिटर्मिनेंट लगाएं, डिटर्मिनेंट लगाएं, ओके। और आई के साथ 2 है, जे के साथ 2 है, तो पहले तो आई जे के लिख लें और उसके बाद आई के साथ 2 है, जे के साथ 3 है, के नहीं है तो 0 लगा लें। और नीचे आई के साथ 1 है, जे के साथ 1 है, के नहीं है तो 0 लगा लें। अब आप इसको अपने तरीके से एक्सपेंड करेंगे। वैसे मुझे ये नज़र आ रहा है कि जब भी मैं एक्सपेंड करूंगा, देखे तो सही ना, जब मैं आई लिखूंगा उसकी रो गई कॉलम गया तो 0 0 बचेगा। देखें उसकी रो भी गई कॉलम भी गया, तो इधर डेफिनेटली 0 आएगा। जब मैं एक्सपेंड करना आपको आता है, जब मैं जे लिखूंगा उसकी रो भी गई कॉलम भी गया तो एक कॉलम 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। लेकिन जब के मैं इसका देखूंगा ना तो के सही बनेगा। के की रो भी गई, के का कॉलम भी गया और पीछे मेरे पास बचा 2 1s are 2 -3 1s are 3। तो इस सारे का आंसर मेरे पास बना ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 0i -0j -k। और जब मैं इसकी मैग्नीट्यूड लूंगा, क्योंकि उसने मैग्नीट्यूड का हमें बताया है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड ले, तो ये मेरे पास डेफिनेटली आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर, तो इसका आंसर मेरे पास ओवरऑल 1 आ जाएगा। 1 की मैग्नीट्यूड 1 होती है। आप ये भी जानते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कहते क्या है, तो याद रखिएगा इसको कहते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आपको ये एमसीक्यू ऐसे आया होता कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तब भी हम यही काम करते जो आपको नजर आ रहा है। एनी हाउ, ये जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एमसीक्यूज नंबर 13। मेरे पास उसने फोर्थ टर्म पूछी है, डिमांड की है। फोर्थ टर्म क्या होगी? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। अब ये जीपी देख के ना मुझे फौरन फार्मूला याद आ गया। जीपी का फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a1 r रेस पावर n माइनस 1। और जब मैं इसमें वैल्यू लगाऊंगा कि उसने फोर्थ पूछी है, तो हम n की जगह पर 4 लगाएंगे तो बनेगा a1 r रेस पावर 4 माइनस 1। और a1 की वैल्यू भी उसने दी हुई है। a1 की वैल्यू वहां से क्वेश्चन में 2 है और r की वैल्यू 4 है और ये बना 3। तो मेरे पास यहां से आंसर निकल आएगा। जो भी इसका आंसर होगा तो वो आपके सामने होगा। ये 2 है और ये 64 है, तो 64 को 2 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आ गया 128। लो जी, बीटा आंसर मेरे पास यहाँ पे। तो क्लियरली मैं यहाँ से एमसीक्यूज कर पा रहा हूँ। ये बड़ा आसान सा पेपर है। 14 वाला एमसीक्यूज मुझे नजर आ रहे थे। सीक्वेंस गिवन 2 5 7, फाइंड द फिफ्थ टर्म। ओके, तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एक जीपी ना एपी है ना जीपी है। वैसे मुझे लग नहीं रहा, आप ऐसे लिखें 2 है, 2 नहीं, यहाँ पे बेसिकली जो है ना 2 नहीं होगा, ये लिखने में कोई एरर होगा। यहाँ पे 3 होगा। अभी हम देख लेते हैं इस एमसीक्यूज को करके। बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये एपी तो बने ना, ये है। अब आप देखें इसमें से ये माइनस करें आंसर सेम आ रहा है, इसमें से ये माइनस करें आंसर सेम आ रहा है, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो मेरे पास फर्स्ट वैल्यू a1 है और मैं यहाँ से d भी निकाल सकता हूँ, आगे वाले में से पीछे वाला माइनस करके। 5 में से 3 निकाला, मेरे पास 2 आ गया। और मैं यहाँ पे अरिथमेटिक का फार्मूला लगा देता हूँ। फिफ्थ टर्म उसने कही है, an का फार्मूला होता है a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और मैं n की जगह पर 5 पुट कर देता हूँ क्योंकि उसने हमसे डिमांड किया फिफ्थ टर्म की। तो मैं जो 5 लगाऊंगा तो a5 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 3 है प्लस 5 में से 1 निकाले 4 और d की वैल्यू मेरे पास 2 आई है। तो आंसर मेरे पास आएगा
11, बिल्कुल मैंने सही बोला था, बिल्कुल ये देखें 11 आंसर, बिल्कुल मैंने सही बोला था। तो यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है। तो ये ऐसे ही एमसीक्यूज आपके सामने थे मैसेज से जो हमारी टीम ने यहाँ पे इकट्ठे किए हैं। 15 वाला एमसीक्यूज आपके सामने है जी, सम ऑफ 9 टर्म्स, अंडरलाइन कर लें जी, सम ऑफ 9 टर्म्स। प्यारे बच्चों 9 टर्म्स के सम का मतलब है S9 हमने फाइंड करना है। मैं अब ये बार बार नहीं करूंगा, लेकिन देख लें S9 हम लोगों ने फाइंड करना है। और आप अगर 5 में से 3 निकाले 2 आएगा, 7 में से 5 निकाले 2 आएगा, 9 में 7 निकाले 2 आएगा। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास 3 है, और जिसका डी मैं निकाल सकता हूं वो कैसे, कंसेक्टिव 2 टर्म्स को माइनस करके 5 में से मैं अगर 3 माइनस करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 आ जाएगा, और 5 में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मेरे पास जो है वो डी भी है, मेरे पास A1 भी है, और कितनी टर्म्स का मुझे सम निकालना है, 9 टर्म्स का। तो मेरे पास 9 n की वैल्यू भी है। और फॉर्मूला जो अरिथमेटिक सीरीज का होता है, क्योंकि ये अरिथमेटिक है, Sn इज इक्वल टू n/2 2A1 प्लस n-1 टाइम्स डी। तो प्लीज सारी वैल्यूज लगाएं, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको वैल्यूज लगा के दे देता हूं, खुद ही सॉल्व कर लीजिएगा। S9 इज इक्वल टू 9/2 2A1 की वैल्यू 3 है, प्लस 9-1 जो कि 8 होगा, डी की वैल्यू मेरे पास 2 है। नहीं जी, इसको सॉल्व कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 16 वाला एमसीक्यू है, स्लोप ऑफ लाइन। आप जानते हैं अगर आपको इक्वेशन दी हो और वो इस फॉर्म में हो, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर मेरे पास इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उसकी स्लोप होती है माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय वाई का कोफिशिएंट। बिल्कुल उसी तरीके से इसकी स्लोप होगी माइनस एक्स के साथ वाला 3 है, वाई के साथ वाला 2 है, तो -3/2 बीटा आंसर आ जाएगा। और 17 वाला एमसीक्यूज और लास्ट वाला एमसीक्यूज वो ये है कि बिल्कुल आसान सा एमसीक्यूज है। अब एक फंक्शन दिया हुआ है और उसने कहा है कि इसमें x की जगह पर 4 को रिप्लेस कर दे। तो करें आप x की जगह पर 4 को रिप्लेस, तो जब आप x की जगह पर 4 लगा देंगे तो ये बनेगा 4 -4 और आगे फिर 4 और प्लस का 9। तो गेट योर आंसर, जो भी इसका आंसर आएगा आपके सामने आएगा। तो ये थे हमारे 17 एमसीक्यूज 2025 के 17 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट के पास पेपर। और मुझे इंतहाई आसान पेपर लगा क्योंकि ये बिल्कुल कैजुअल पेपर था। तो इसी तरह के, अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि वो हर साल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बैंक अपना बनाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें लेके आए। तो यही एमसीक्यूज जो है वो मैनिपुलेट होने हैं। तो आई होप सो आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी और आपने बहुत इसको इंटरटेन किया होगा और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अपना ख्याल रखें प्यारे बच्चों।